हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया का एक सीरीज, जिसमें हम टोटल जो है 15 सेटों का प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम होगा, आपका एग्जाम जो है आपका मार्च के अंतर्गत होने वाला है, यानी कि मार्च महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा बिहार एसएससी का, है ना। इसमें जो है हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन, यानी एक सेट में 150 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से हम लोग टोटल जो है 15 सेट बनाएंगे, तो हमारे जो है लगभग लगभग 2250 प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। जो है 75 क्वेश्चंस आपका जनरल स्टडीज से होगा, यानी कि आपका सामान्य जो है आपका अध्ययन से होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके साइंस के 3 विषय, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका फिजिक्स, इन 3 यानी कि टोटल 7 सब्जेक्ट का आपका 7 सब्जेक्ट में से 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपका कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के भी जुड़े हुए रहेंगे, और बाकी जो 75 आपका है रीजनिंग और मैथ का रहेगा, तो वो आपका उसका भी पूरा पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका है द्वितीय स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है ना, था, लेकिन आपका मार्च 2000 जो है 24 में होगा एग्जाम आपका। इसमें जो है आपका टोटल 15 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है आपका। आप आगे बात कर लेते हैं। ये पूरा आपका सेट है, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा विशेष सूची। तो हम लोग आज पहला सेट का सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग को लगातार सारे वीडियोस को देखते रहना है ना। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाला जो भी सेट्स प्रैक्टिस कराएंगे वो आप तक पहुँच जाएगा सीधा सीधा। चलिए, पहला आपका सेट है, पहला प्रैक्टिस, ये आपका प्रश्न पत्र है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए। पहला आपका प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, यानी कि भारत के जो उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उसको पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, या फिर आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य का राज्यपाल। यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्य का राज्यपाल दिलवाते हैं, अनुच्छेद 219 के तहत। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज इस प्रश्न से संबंधित। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में आपको वीवीआई लिखा हुआ भी रहेगा, इससे आपको समझ आना कि वो प्रश्न आपको पूछने की संभावना 100% है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन? भारत जो है अपना उस राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अच्छा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, उसकी जो नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी सहायता से और उस राज्य के राज्यपाल की सहायता से नियुक्त किया जाता है। अभी वर्तमान में भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट का यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखेंगे, डीवाई चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में हमारा क्या है? सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। मैं क्वेश्चन से संबंधित कुछ आपके साथ जो चर्चा करूंगा उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न तो हम लोग सोल्यूशन एक ही करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, जिससे आपका एक से अधिक प्रश्न सॉल्यूशन होने की संभावना बढ़ जाए। तो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई चुनाव से संबंधित विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेंगे? तो ये आपका अनुच्छेद 71 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव संबंधित कोई विवाद हो जाए तो इसका निपटारा आपका जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। जो है जो राष्ट्रपति है भारत का क्या होता है? सर्वप्रमुख होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति। अब यहाँ पर विवाद से संबंधित जो बात है, मान लीजिए विवाद किस प्रकार से हो जाए। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जिसकी जो है मतलब कि उम्र 35 साल नहीं है, 35 साल से कम ही है, या फिर कुछ जो है वह भारत का नागरिक नहीं है किसी तरीके से, यानी कि अवैध तरीके से वो भारत का नागरिक बन गया है। इस प्रकार से भी हो सकता है ना। तो ये सारे विवाद आपका सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है निहित कहाँ पर है? यानी कि जो भारत में संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? 7वीं अनुसूची में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है भारत के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या है। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों आपका शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन यानी कि इसमें शक्तियों का विभाजन के लिए 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून संघ बनाता है, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी, और आपका समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसमें ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना हम आपको मालूम होगा दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना। ये आपका क्या है? प्रस्तावना है भारत का संविधान का। आगे बात कर लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार आपका कौन से अनुच्छेद से दिया गया है? तो मूल अधिकार के बारे में ध्यान रखना है कि ये भाग आपका 3 में है। कौन से भाग में है दोस्तों? ये आपका तीसरे भाग में है। और जो है मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से शुरू होती है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में स्थित है ये आपका। अभी वर्तमान में टोटल आपको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है।
अच्छा, जब संविधान बना था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे? 7 मौलिक अधिकार उसमें जोड़ा गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में हटाया गया था। तो ये सारे चीज़ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, राज्य के नीति निधि तत्व के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राज्य के नीति निधि तत्व आपका भाग 4 में है। ये अनुच्छेद कितना तक है? तो अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है आपका, अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, यानी कि भारत में मत डालने का अधिकार और भारत में इलेक्शन लड़ने या निर्वाचित होने का जो अधिकार है, ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है? विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार? तो ध्यान रखेंगे, जो वयस्क मताधिकार या फिर मत डालने का अधिकार है दोस्तों, वो अनुच्छेद 300 अनुच्छेद जो है 326 में दिया गया है आपको, है ना। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। इसी में निर्वाचित होने का अधिकार भी दिया गया है। तो जो भी अधिकार संविधान में उल्लेखित होता है उसे कौन सा अधिकार कहा जाता है दोस्तों? जो भी अधिकार आपका संविधान में उल्लेखित होता है उसे कहा जाता है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो ये आपको वर्ड याद रखना है कि जो भी अधिकार आपको संविधान में दिया गया वो संवैधानिक अधिकार है। जैसे मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। मताधिकार अधिकार, मत डालने का अधिकार कैसा है? आपका संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसको संविधान में डाला गया, जोड़ा गया है। विधिक अधिकार किसको बोलते हैं? तो विधिक अधिकार कहते हैं दोस्तों जो आपका कानून यानी कि संसद के द्वारा दिया जाता है, जो अधिकार आपको संसद के द्वारा बना करके दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं विधि अधिकार, है ना, विधिक अधिकार। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नैसर्गिक अधिकार। तो नैसर्गिक अधिकार वैध अधिकार को कहा जाता है जो जन्म के साथ साथ प्राप्त हो जाता है। जैसे मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि जीवन जीने का अधिकार इसी में है, आपको समानता का अधिकार इसी में है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार इसी में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसी में है। तो नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है और इसी को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग 5वें नंबर का, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, पदेन। पदेन अध्यक्ष किसको बोलते हैं? तो पदेन बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वह एक किसी पोस्ट पर है, कोई एक पोस्ट है यानी कि कोई एक पद है ए, और उस पद की वजह से उसको कोई दूसरा पद मिल जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? पदेन। यानी एक पद की वजह से कोई दूसरा पद मिल जाता है तो उसको बोलते हैं पदेन। ध्यान रहेगा आपको। जैसे आपका एक तो ऑलरेडी वो व्यक्ति क्या है? सिविल सेवा बोर्ड का क्या है? मतलब कि वो ऑलरेडी क्या है? मतलब कि इसका आंसर कैबिनेट सचिव हो जाएगा। तो कैबिनेट सचिव यानी कि जो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है? वो सरकार का सलाहकार का काम करता है ना, जो आपका ड्राफ्ट बनाता है, कानून बनाने में सहायक होता है। कैबिनेट सचिव का एक काम हो गया। लेकिन दूसरा इस पोस्ट की वजह से अगर वो कैबिनेट सचिव का पोस्ट पर होगा तो वो अपने आप सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह से सारे चीज़ों का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 75 क्वेश्चन आपको यहाँ से जनरल स्टडीज से दिया गया है और आपका 75 क्वेश्चन रीजनिंग से होगा, वो भी आपको पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से, किस प्रणाली द्वारा हटाया जाता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा हटाए गए अविश्वास प्रस्ताव से, तो गलत होगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो ध्यान रखेंगे, सीधा आपको लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, अध्यक्ष, उसको जो हटाया जाता है दोस्तों, उसको हटाया जाता है लोकसभा के जितने भी टोटल सदस्य होते हैं, लोकसभा के टोटल सदस्यों के बहुमत द्वारा, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में मिलेगा, ये कथन आपको डी में दिया हुआ है। देखिए, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसको हटाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ये आपका छठा नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आइए अब हम लोग 7वें नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, यानी कि भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? गणतंत्रात्मक है। हम लोग जानते हैं भारत एक क्या है? गणराज्य है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो भारत एक क्या है? गणराज्य है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य आया ना वहाँ, तो भारत क्या है? एक गणराज्य है। गणराज्य किसको कहते हैं? पहले ये समझ जाएंगे तो सारा चीज समझ जाएंगे। गणराज्य उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर जो उस राष्ट्र का जो सर्वप्रमुख होता है ना, प्रमुख होता है, वो निर्वाचित होता है। तो भारत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना। सारे कार्य किसके हस्ताक्षर से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के कार्य से किए, मतलब कि हस्ताक्षर से किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति क्या होता है? उस देश का प्रमुख होता है। और ये कार्यपालिका का भी प्रधान होता है, संसद का भी प्रधान होता है। तो ये कैसा होता है? वंशानुगत होता है या फिर निर्वाचित होता है? तो कोई भी गणराज्य होगा वो निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति भारत का कैसा होता है? निर्वाचित होता है और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि गणतंत्रात्मक है क्योंकि भारत एक गणतंत्रात्मक है। इसका क्या कारण है? क्योंकि एक निर्वाचित सदस्य संसद का प्रावधान होता है। गलत है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान तो है, लेकिन ये गणतंत्रात्मकता होने का कारण नहीं है। मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार प्रदान कर देने से ये नहीं होगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। लेकिन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 8वें नंबर का, कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? यानी कि गांधी जी को जो चंपारण आने के लिए जो आमंत्रण दिया गया था
वो किसने दिया था, आपको यहाँ पर पूछ रहा है। राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने, कृष्णदेव साय ने। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। कुछ फैक्ट्स है यहाँ पर ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो 1917 ईस्वी में चलाया गया था। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने कहाँ पर आने के लिए कहा था, उसको चंपारण आने के लिए कब कहा था, 1916 में कहा था। 1916 में कहाँ पर कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसी में क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता जिसको बोला जाता है। और ध्यान रखेंगे इस समझौता यानी कि ये आपका अधिवेशन जो हुआ था, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। और बिहार से आपका राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था, बृजकिशोर प्रसाद ने भाग लिया था, राजकुमार शुक्ल ने भाग लिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने चंपारण में जो अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, 3 कठिया प्रणाली जिसको बोला जाता है, तो उसको उसके उल्लंघन यानी उसका विरोध करने के लिए गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था। 3 कठिया प्रणाली के बारे में मैं बता दूं आपको कि अंग्रेज जो है काफ़ी क्या करते थे, जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करवाते थे। यानी कि 1 बीघा में कितने कट्ठे होते हैं दोस्तों, 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था, जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करवाता था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। 1917 में जब गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह चलाया, चंपारण सत्याग्रह, तो वहां पर उसको जो है क्या किया, हटाया गया था। 3 कठिया प्रणाली को अंग्रेजों को समाप्त करना पड़ा था। 9वां नंबर का प्रश्न है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था। अनुशीलन समिति के बारे में पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये बिहार से संबंधित प्रश्न जो है आपको बीएसएससी में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अनुशीलन समिति का जो स्थापना है 1913 में किया था आपका सचिंद्र सान्याल ने किया था। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपका क्रांति यानी कि जो भी बिहार के जो युवा थे उनको जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था, है ना, कि बम बनाना या फिर किस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, इसके लिए किया गया था, ठीक है। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1913 में किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, अगर आपको पूछा गया कि भागलपुर में अनुशीलन समिति का मतलब स्थापना किसने किया था, तो यदुनाथ सरकार ने किया था, और सचिंद्र सान्याल ने जो है पटना में किया था अनुशीलन समिति का गठन। आगे है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार का पहला रामसर स्थल आपका कौन सा हो जाएगा, तो अभी वर्तमान में जो है जोड़ा गया था किसको, कांवड़ झील को। कांवड़ झील आपका कहाँ है दोस्तों, कांवड़ झील आपका बेगूसराय में है। और ये आपका कौन सा मतलब कि भारत का कौन सा रामसर स्थल है, ये आपका भारत का जो है 39वां रामसर स्थल है। आपको मैं बता दूं कि रामसर स्थल क्या होता है, तो रामसर स्थल जो है ये आपका आर्द्र भूमि का क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होते हैं, अनेकों प्रकार के जो है जीव जंतु मतलब कि उपस्थित होते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की वनस्पति यहाँ वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो रामसर स्थल में बिहार का एकमात्र मतलब कि स्थल है वो आपका कांवड़ झील, जो आपका गोखुर झील का उदाहरण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका। 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर नियोजन, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका पश्चिमी उत्तर भारत में चला मतलब कि स्थापित यानी कि स्थापित हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको आपको क्या नाम से जाना जाता है, जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। मिस्र की सभ्यता मतलब किस नदी के किनारे बसा था, तो ये आपका नील नदी के किनारे। आपको जानना है कि मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, ठीक है। नील नदी का देन किसको कहता है, मिस्र को कहा जाता है। फारस की सभ्यता या फिर इसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये आपका दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, विकसित हुआ था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण स्थल आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, लोथल है ना ये। और सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था, तो 1921 ईस्वी में किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक आपका कांस्य युगीन सभ्यता था। आगे बात कर लेते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, यानी कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कौन सा धर्म त्याग मतलब कि अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। तो वो आपका मौर्य वंश का शासक जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और जो है शासन का यानी कि राजपाट छोड़ करके वो कर्नाटक चला गया था, श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर। इसका किसके साथ किसको मतलब कि किसके साथ गया था, तो ये आपका एक आपका जैन साधु था, जैन साधु जिसका नाम क्या था, भद्रबाहु के साथ इन्होंने श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर चला गया था। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कि कौन सा एक ऐसा शासक है जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा मरा था, है ना, यानी कि उपासना यानी कि उपवास करके उन्होंने उपवास धारण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो मौर्य आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का शासक था। इसके दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक किसने बनाया था, तो चाणक्य ने बनाया था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। चाणक्य का एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक, आपको ध्यान रखना है, उसका पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो आपका सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, मेगास्थनीज की पुस्तक पूछी जाती है आप लोग को, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न ले लेते हैं 13वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है मथुरा कला, मधुबनी कला, गंधार कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीक बौद्ध कला जो है दोस्तों ये आपका गंधार कला, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंधार कला ये आपका लगभग कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में विकसित हुआ था और बौद्ध जो है गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ इसमें जो है निर्मित की जाती थी गंधार कला के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पर ग्रीकों का प्रभाव पड़ा था, ये तो भारत का था ही, साथ साथ में ग्रीकों का प्रभाव पड़ा था, इसलिए गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीक का कैसे प्रभाव पड़ा था? तो क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो है मकदूनिया का जो शासक था अशोक, और जो है ईरान साइड से जो आपका शासक था दारा प्रथम, है ना, डेरियस प्रथम, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीत लिया था। तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो है क्या किया था दोस्तों, अपना प्रभाव को छोड़ा था। और उन्होंने इसमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना है आपको, शक और कुषाण शासक जो है गंधार कला को बहुत ज़्यादा रूप से संरक्षण प्रदान किया था, प्रोत्साहित किया था। कौन शासक? तो शक शासक और आपका कुषाण शासक। कुषाणों के बारे में ध्यान रखना कि कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने के यानी शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आगे बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया था किसने किया था? तो वह आपका सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। इल्तुतमिश जो है आपका गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था। इल्तुतमिश के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्होंने कुतुब मीनार का जो काम करवा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अधूरे कार्य को इसी ने पूरा किया था। और जो है कुतुब मीनार, इसने इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसी ने किया था। और 40 गुलामों की यानी कि तुर्कान चहलगानवी का गठन इन्होंने ही किया था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ले लेते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी आपको सहायता करेगा दोस्तों। इस प्रकार से मैं आपको चर्चा करा रहा हूं तो आपको 100% रिजल्ट आने की संभावना आपका बढ़ जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न के साथ साथ 3-4 प्रश्न आपका ऐसे ही बन जाएगा। बस आपको बार बार देखना है, सुनना है अच्छी तरह से। जो आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लेनी है, और जो जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब मैं पूरा सेशन करा दूंगा तो आपको लास्ट में जाकर के टोटल आपको बताना है कि टोटल कितने मार्क्स आपके आए हैं। इससे आपका थोड़ा एनालिसिस होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सही से मतलब एग्जाम निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि अर्जुन ने ही प्रैक्टिस कर करके क्या किया था दोस्तों, चिड़ियों के आंख तक को निशाना बनाना सीख गया था। तो प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस मैक्स टू बी मैन परफेक्ट, है ना, आप लोग जानते ही होंगे। चले, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पूछ रहा है द्वितीय मैसूर युद्ध के समय। आंग्ल बोलते हैं अंग्रेजों को, और मैसूर जो आपका राज्य था दोस्तों वो हैदर अली ने बसाया था, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो इस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपको याद है तो 1780 से लेकर के 1784 के बीच ये लड़ाई हुआ है। तो 1780 से 84 के बीच इस टाइम अगर ध्यान देंगे तो उस समय अंग्रेज जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच, यानी कि लगभग 2 से 3 साल ये आपका युद्ध चला था। इस समय भी आपका कौन था गवर्नर? आपका गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। और ये जो है युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच, और जो है मैसूर का शासक हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के जो फादर थे उसी के बीच हुआ था ये आपका, है ना, युद्ध हुआ था। और इसमें जो है कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ था। और जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस युद्ध में हैदर अली मारा गया था, और उसके बाद उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, और वो आपका संधि मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा अगला युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 92 तक, 1790 से 92। इस समय आपका जो है लॉर्ड कर्नवालिस जो है क्या बन जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। और इस समय जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और युद्ध समाप्त होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और अंतिम युद्ध होता है 1799 में, जब लॉर्ड वेलेजली क्या रहता है? गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर। और इसी टाइम जो है टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है अंग्रेज सेनापतियों के द्वारा। तो 1799 में मैसूर राज्य को जो है क्या किया था? अंग्रेजों ने मिला लिया था सहायक संधि के थ्रू से। आगे बात कर लेते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। दूसरा वाला कार्नवालिस। तीसरा युद्ध का हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। चौथा यानी कि जो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम ये पर मौजूद था, और वारेन हेस्टिंग पहला और दूसरा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि कौन कहा था कि कांग्रेस जो है केवल और केवल क्या करता है? जो है आपका सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कथन जो है लॉर्ड डफरिन का है। किसका कथन है दोस्तों? ये आपका लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है एकमात्र छोटी आपका अल्पसंख्यक यानी कि बहुत कम संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, मैं आपको कथन बता दूं लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी लड़खड़ाती हुई संस्था है जिसकी मृत्यु काफ़ी निकट आ गई है, और मेरा जी करता है कि मैं इसको मरता हुआ देखूं।
अरविंदो घोष ने कांग्रेस को एक भिखमंगी संस्था कहा था। ये सारे कथन आपको ध्यान रखने होंगे, ये कथन आपको पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस को भिखमंगी संस्था किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई संस्था है और मैं अपने जीते जी इसको मरता हुआ देखना चाहता हूं? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जो है प्रतिनिधित्व करता है? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अगला आपका है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपका एमजी रानाडे के द्वारा। एमजी रानाडे कौन था? तो एमजी रानाडे के बारे में ध्यान रखना है कि एमजी यानी महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने किया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। और उसके बाद आपका जो है आपका परमहंस मंडली है ना, ये गोपाल हरि देशमुख ने किया था परमहंस मंडली का। तो यहाँ पर इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख मुख्य व्यवस्था क्या थी? यानी कि जो आपका विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत में, उसकी जो वित्तीय व्यवस्था थी, इसका मुख्य जो आपका विशेषता था वो क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इसकी मुख्य विशेषता भू राजस्व व्यवस्था थी। काफ़ी सुदृढ़ तरीके से ये भू राजस्व यानी कि जमीनों से जो है राजस्व यानी कि कर वसूल करता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितने आपका था? तो संगम वंश, तालु वंश, तुलु वंश और अरामिडू वंश। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था, कृष्णदेव राय है ना। आगे बात कर लेते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर है ना, जौनपुर जो आपका जीवनपुर के नाम से जाना जाता है, यूपी में जो है आपका जौनपुर, वहां से फतवा जारी किया था? तो अकबर शासक के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया था किन्होंने? क्योंकि अकबर ने जो है आपका क्या चलाया था, जो है मतलब कि आपका दीन इलाही चलाया था, है ना। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके सही तिथि का मिलान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने लिखा दिया है MVVI। देखिए दो तरह के पॉइंट मैंने लिखा है, एक आपका VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने की संभावना, लेकिन MVVI यानी कि 100% आने की संभावना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न आपको मैंने मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे मिलान करने नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, तो सीधा ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट जो है अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 19 मार्च 1919 को लाया था। 1919 कब लाया था? 19 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो इस एक्ट के खिलाफ जो है 6 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है क्या किया गया था? सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए दोस्तों अमृतसर अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपका कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन होता था वो हमेशा दिसंबर में होता है। अभी भी वर्तमान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वो 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर, 3 से 4 दिन चलता है उसका। तो जब भी आपको कांग्रेस का अधिवेशन पूछेगा तो आपका माइंड में होना चाहिए कि दिसंबर महीना में हुआ होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो काफ़ी फेमस है, इसका तारीख सब किसी को मालूम है, 13 अप्रैल 1919। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनकी जो है गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग में क्या किया गया था? मीटिंग बुलाई गई थी, जिस पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी। अब यहाँ से मिलान कर लेते हैं, तो रॉलेट एक्ट 1919 हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर हो जाएगा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 यहाँ पर कहाँ पर मिल जाएगा? तो 1 2 4 3 यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं अब हम लोग, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले पड़ोसी देशों का नाम याद रखना, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अच्छा, अगर आपको पूछे कि द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है यानी कि समुद्र जलमार्ग से, तो आपका एक आपका श्रीलंका और एक आपका मालदीव है। सबसे छोटा सीमा रेखा कौन सा जो है आपका स्थल सीमा रेखा सबसे छोटा कौन सा देश साझा करता है? तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटा जो है नेपाल साझा करता है, तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद आपका, नेपाल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपका, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखने बोला है, तो नेपाल से थोड़ा सा ज़्यादा जो है सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ करता है, फिर पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के साथ, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जो साझा करती है दोस्तों वो बंगाल के साथ करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना का वाला नहीं है? धारवाड़ है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये आर्कियड क्रम की चट्टानें, ये सारे आपको पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, नहीं पढ़े तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन दिए हुए हैं मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, यानी कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली जो चट्टानें हैं वो किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका ये मान लीजिए बिहार इस प्रकार से है ना, बिहार आपका, बिहार ऐसे ले लेते हैं हम लोग, और इसको बीच से गंगा नदी जाती है, तो ये आपका क्या हो गया? उत्तरी बिहार, ये हो गया आपका दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार का ये आपका पूर्वी यानी कि ये आपका दक्षिण पूर्वी जो बिहार है ना, ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कौन सा चट्टानें पाई जाती है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सॉरी दोस्तों, ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर, और इस क्षेत्र में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो आपका मुंगेर और जो है आपका जमुई और जो है नवादा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जबकि रोहतास और कैमूर में जो है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है आपका 23वें नंबर का प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, जो है ये कितना प्रश्न, कौन सा नंबर का था प्रश्न? अच्छा,
आगे हम लोग देख लेते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। अटल टनल है ना, अटल टनल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इस पर ध्यान देना है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है, तो बिल्कुल राइट है। जो अटल टनल का जो निर्माण किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा सड़क संगठन द्वारा। आगे है ये मनाली और लाहौली स्पीति घाटी है ना, मनाली आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, तो बिल्कुल राइट है। ये आपका मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। ये हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण आपका सामरिक दृष्टि से है। तो 1 2 3 4 सारे के सारे महत्व यानी कि सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी के बारे में पूछ रहे हैं आपको कि कौन सा पर्वत श्रृंखला के बीच ये स्थित है। तो नर्मदा नदी का आपको ध्यान होगा, ये आपका है नर्मदा नदी इस प्रकार से जाती है दोस्तों भारत में, और यहाँ इसके ऊपर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो नर्मदा नदी के ऊपर में है आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला, और इसके नीचे में है आपका सतपुरा की श्रृंखला, और इसके बीच से चलती है, इसलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कहा जाता है ना। नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन में सही आंसर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो सतपुरा और विंध्यन और सतपुरा कहाँ पर दिया हुआ है? तो सतपुरा और विंध्यन आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि अरब सागर है ना। सारी नदियाँ किधर जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन ये आपका इधर जाती है और सबसे लंबी नदी है। नर्मदा के साथ साथ तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। माही नदी के बारे में आपको एक ध्यान रखना है कि ये तो अरब सागर में गिरती ही गिरती है, साथ साथ में ये जो है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, आगे अब बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी पर एक आपका जलप्रपात है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा जलप्रपात है? बिल्कुल राइट, जो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात आपका निर्मित होता है। 25 नंबर का प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई लगा दिया हूं मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है एक तरफ लौह अयस्क का क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य। ठीक है, लौह अयस्क का क्षेत्र आपको बताना, एक तरफ राज्य है, इसको मिलान करना है। बादाम पहाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लौह अयस्क का क्षेत्र है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। डल्ली राजहरा ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कुंद्रेमुख कौसे कर्नाटका में है। कुंद्रेमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैग्नीज के भी अयस्क पाए जाते हैं और लोहा अयस्क तो पाया ही जाता है। इसी प्रकार से नोआमुडी आपका झारखंड, ये आपका बिहार का पहले हिस्सा था। झारखंड जब 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया तो ये झारखंड में चला गया, तो झारखंड में नोआमुडी लौह अयस्क का क्षेत्र है। अब मिला लेते हैं हम लोग, तो बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा हो जाएगा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक हो जाएगा, नोआमुडी आपका झारखंड हो जाएगा। तो 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में मिलेगा आपको वो आपका सही हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 26 नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई लगा दिया हूं मैंने। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। जो आपका माउंट किलिमंजारो पर्वत है दोस्तों, ये कहाँ पर है? अफ्रीका के किस देश में है? केनिया, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है आपका तंजानिया में है। तंजानिया आपका देश में है आपका माउंट किलिमंजारो पर्वत, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। और तंजानिया की राजधानी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है तंजानिया की राजधानी डोडोमा। आपको 1 से 2 राजधानी पूछा जाएगा देश का, बिहार एसएससी का ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। केनिया की राजधानी नैरोबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। यानी जब ग्रीष्म यानी कि गर्मी के ऋतु में जो आपका मानसून आता है, जो आपका वर्षा ऋतु आती है दोस्तों, तो आपका उस टाइम पर मानसून की जो दिशा होती है उसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ध्यान रखेंगे, ये जो आपका मानसून की दिशा होती है इस प्रकार से आती है मानसून। ये आपका अरब सागर है, तो इधर से आती है दोस्तों, ये ऐसे करके आती है ना। तो आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 28 नंबर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? कौन सी मानसून से? दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व से? तो आपको बता दूं 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और 20% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है, जब लौटती हुई मानसून से जिसको बोलते हैं। और लौटती हुई मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है ठंडी के दिनों में, है ना। अगला प्रश्न ले लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक तरफ ये सारे देश दिए हुए हैं और दूसरा तरफ राजधानी दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही पूछा है कि सबसे जो है महत्वपूर्ण और फेवरेट क्वेश्चन है बिहार एसएससी का, कि 1 से 2 राजधानी आपको पूछना ही पूछना है। तो आपको ये सारे देश और उसके राजधानी मिलान करने हैं। तो आपको बता दूं, सेंट्रल जो मध्य एशिया है इसमें 5 देश आते हैं, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे 5 देश है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके राजधानी बता दूं तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, और उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों वो आपका अशगाबाद है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा तो जो ताशकंद समझौता हुआ था किससे संबंधित है? ताशकंद समझौता। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 सबके सब मिले हुए थे, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का
सबसे संभावित प्रभाव होगा। यानी जब मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि मुद्रा के मूल्य को घटा दिया जाता है तो इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा, यानी कि परिणाम क्या होगा? आयात में वृद्धि हो जाएगी, निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रास्फीति में कमी, या फिर ए और बी दोनों होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब सरकार जानबूझ करके मुद्रा के मूल्य को ह्रास करता है, उसके घटा देता है, किसके लिए? ताकि दूसरे देशों से हमको ऋण मिल जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से हमको ऋण मिल जाए, या फिर वर्ल्ड बैंक से हमको कर्ज मिल जाए, उसके लिए वो अवमूल्यन करता है। और अवमूल्यन करने से क्या होता है दोस्तों? मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिसके कारण निर्यात में वृद्धि हो जाती है। अब कैसे होती है मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में मान लीजिए आपको मालूम है $1 जो होता है वो कितना रुपया के बराबर होता है? $1 80 रुपया के बराबर होता है। अगर मान लीजिए रुपया का क्या कर दिया जाए, अवमूल्यन कर दिया जाए, तो $1 जो है कितना के बराबर हो जाएगा? 90 रुपया के बराबर हो गया मान लीजिए। तो अब देखिए, अगर पहले आप किसी वस्तु का निर्यात करते थे, अपने देश से बाहर भेजते थे, तो $1 मिलता था अगर, तो 80 रुपया मिलता था। लेकिन अभी अगर आप भेजेंगे, मतलब कि निर्यात करेंगे, तो $1 मिलेगा, तो उस $1 के बदले में आपको कितना रुपया मिलेगा? 90 रुपया। तो आप इससे क्या हो जाएंगे? लाभान्वित हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, या फिर प्रतिवर्ती रेपो दर, या फिर रेपो दर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका MSF, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा दर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब बैंकों को लोन लेने की जरूरत होती है दोस्तों कुछ समय के लिए या फिर अल्पकालीन के लिए, तो वो क्या करता है? बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो RBI अधिनियम 1934 के दूसरे अनुसूची में क्या है? दूसरे अनुसूची में शामिल है। वही सारे बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत रखा गया है। और वही सारे बैंक RBI से क्या कर सकते हैं? ऋण ले सकते हैं, एक रात के लिए या फिर 24 घंटे के लिए। इसको अल्पकालिक ऋण बोला जाता है। और इस अतिरिक्त राशि को कैसे वो ऋण लेगा? तो वो आपका जो है सरकारी बॉन्ड को वहाँ पर क्या देता है? सरकारी जो प्रतिभूति होती है, सरकारी जो बॉन्ड होती है, उसको गिरवी रखता है RBI के पास 24 घंटे के लिए। इसको बोला जाता है सीमांत सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, जिस दर पर देता है वो। और इस तरह के ऋण को बोलते हैं एक दिन की उधारी या फिर एक रात की उधारी। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा RBI से संबंधित नहीं है? RBI से संबंधित नहीं है। RBI ऋण नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। RBI को जिस बैंक को देने का मन करता है कर्ज, उसको देता है, सरकार को देता है। मुद्रित नोट जारी करता है, बिल्कुल राइट है। आप लोग को बता दूं, RBI जो है ₹1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर के सभी प्रकार के जो है नोट जारी करने का उसके पास, मतलब कि वही करता है, RBI करता है। और ₹1 का नोट और जो सिक्के हैं वो कौन जारी करते हैं? तो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और ₹1 के नोट जो होते हैं उस पर किसका सिग्नेचर या हस्ताक्षर होता है? तो वित्तीय सचिव का होता है हस्ताक्षर। ये बात आपको ध्यान रखना है। जनता को पैसा उधार देता है, तो जनता को पैसा उधार क्या आपको RBI घर पर देने आता है, या फिर आप RBI बैंक में जाते हैं? आप कहीं पर देखे ही नहीं होंगे RBI का कहीं पर ब्रांच लगा हुआ है ना। तो ये आपको कभी भी आपको सीधे जनता को नहीं देती है, बल्कि RBI किसको देती है? बैंक को देती है। और बैंक किसको देती है? जनता को देती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, RBI जो है बैंकों को ऋण देती है। और वो बैंक किसको देता है? जनता को ऋण देता है। ये क्या करता है? अपने कस्टमर को ऋण देता है, लोन देता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका तीसरा जो आपका ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका है, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना। बिल्कुल राइट है। जब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं मिलती है तो वो किसके पास जाता है? RBI के पास। और RBI इसको रेपो रेट, है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़े होंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर बैंक रेट, है ना, बैंक दर, बैंक के दर के आधार पर उसको ऋण देता है। RBI के बारे में आपको मालूम है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार SSC के लिए यह प्रश्न। आपको 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी आपका पूछा जाता है। तो इसका एक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ध्यान रहेगा। चले आगे बात कर लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? यानी कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ये था कि भारत को स्वतंत्र करना है, भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाना है। किस में? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वो कृषि पर आधारित थी, कृषि का विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। इसमें क्या है? भारी उद्योगों पर दिया गया था, इसमें कृषि पर बल दिया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और भारी उद्योग दोनों मिला करके स्वतंत्र बनाने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी कब से कब तक चलाई गई थी? तो 1951 से 1956 के बीच चलाई गई थी। ये ध्यान रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये भी ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होता था। जो उस टाइम प्रधानमंत्री होता था वही उसका
अध्यक्ष होता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे तो इसके बारे में तो 56 से 61 के बीच ये पंच योजना चला था। और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये आपका पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। ये भारी उद्योगों पर बल दिया गया था इसमें। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे तो ये आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक की अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, ये किस मॉडल पर आधारित थी ये बताएंगे आप लोग। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपका गाडगिल डीआर गार्डकिल मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से आपको दोस्तों आपको जो है क्या करनी है, नए हैं अगर चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? यानी कि जो नेशनल इनकम का जो लेखांकन करता है, नेशनल इनकम का सबसे पहले लेखांकन किया था तो उसका फादर, उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साइमन कुजनेट्स। जो साइमन कुजनेट्स जो है इसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। और अगर वैज्ञानिक तरीके से पूछा जाए कि वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो उसको कहा जाता है VKR राव। ठीक है, अगर वैज्ञानिक तरीके से पूछेगा और नॉर्मली पूछा है तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या बोला जाता है? IMF बोला जाता है। और वर्ल्ड बैंक यानी कि जिसको विश्व बैंक बोला जाता है, इन दोनों को ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत 1944 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थापित किया गया था। इसलिए इसके दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। और इसका स्थापना किसके तहत किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के मतलब कि जुड़वा सम्मेलन यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। इसलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि 35 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट करता है कौन करता है? यानी कि कृषि उत्पादों से संबंधित जो रेगुलेट करता है कौन करता है? कृषि उत्पाद अधिनियम 1935, खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम या फिर अनिवार्य वस्तु अधिनियम। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों APMC। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोला जाता है इसको। और इसी के तहत क्या किया जाता है? कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का रेगुलेशन किया जाता है, विनियमन किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो भारत में वर्तमान में जो है आपको बांग्लादेश को दिया गया है। बांग्लादेश के अभी वर्तमान में करंट अफेयर में ध्यान रखना कि बांग्लादेश में वर्तमान जो इसके प्रधानमंत्री बने कौन बने हैं? शेख हसीना बनी है। ये 5वीं बार बनी है, ये 5वीं बार वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। और ये जो है कौन सा पार्टी से है? अवामी लीग पार्टी से। कौन सा पार्टी? अवामी लीग पार्टी। ये भी ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी टका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निर्धारित किया है? MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जिसको लेकर 2020 में किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने। तो MSP जो है ये इसका सबसे पहले ध्यान रखना कि MSP जो सिफारिश करती है भारत सरकार को कौन करती है? तो MSP की सिफारिश करती है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि जो है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति है ना, मंत्रिमंडलीय समिति आपका। जो इस बार का 23-24 का जो निर्धारण किया गया था वो 2123 रुपया प्रति क्विंटल था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों किस मंत्रालय, अच्छा हम लोग को बताइए कि जो आपका MSP है कितने फसलों पर भारत सरकार जो है MSP देती है? तो टोटल कितने फसल है? 22 फसलों पर देती है। गेहूँ, चावल है ना, गन्ना है, उसके साथ साथ नारियल है, दलहन है, तिलहन है, मक्का है ना, 22 फसल टोटल ध्यान रखना है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू की गई है? पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगी। ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पोषण भी पढ़ाई भी ये आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग बताएंगे कि अभी वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसका कैबिनेट मंत्री कौन है? आप लोग जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये जो है मुख्य रूप से जो आपका आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी के तहत यानी कि आंगनबाड़ियों के लिए किया गया है कि वहाँ पर बच्चों को सही से क्या किया जाए? पोषण दिया जाए, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, है ना, सारे मतलब कि संतुलित आहार हो और सही तरीके से उसको क्या किया जाए? पढ़ाई भी दिया जाए। अगर पोषण देंगे सही से तो क्या होगा? उसकी स्वास्थ्य स्थिति सही होगी, मेंटल स्थिति सही होगी, कुपोषण का शिकार नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो क्या होगा? छुटकारा होगा। इसके साथ साथ अगर बढ़िया तरीके से पढ़ाई दिया जाएगा तो साक्षरता में वृद्धि होगी। आगे बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन कितना है? तो लगभग इसका कुल वजन कितना है दोस्तों? तो 3900 किलोग्राम है इसका वजन। किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है LVM-3M4 है ना, M3M4 ये है आपका लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 है ना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा कब किया गया था इसका लॉन्चिंग? तो 14 जुलाई को किया गया है। और ये आपका कब चंद्रमा की सतह पर उतरा था? 23 अगस्त को उतरा था। ये
पॉइंट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की दृष्टि से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 के बारे में और ध्यान रखेंगे, ये चंद्रमा की कौन सी सतह पर उतरा है, तो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सी ध्रुव पर दोस्तों? चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। भारत कौन सा स्थान पर है चांद की सतह पर उतरने वाला? तो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चाइना पहले जा चुका है। अभी भारत जो है वर्तमान में चौथा देश है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। कहाँ से इस जो है इसका जो है कहाँ से लॉन्चिंग किया गया था इसको? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये आपका श्रीहरिकोटे आंध्र प्रदेश में है। यहीं से इसका लॉन्चिंग किया गया था। इससे पहले चंद्रमा की सतह के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक बार चंद्रयान 1 2008 में लॉन्चिंग किया गया था, जो आपका असफल हो गया था। और एक बार 2019 में, आप लोग को मालूम ही होगा, 2019 में किया गया था चंद्रयान 2, वो भी लगभग क्या हो गया था, वहाँ पर जाने के बाद क्रैश हो गया था उतरने के टाइम में। आगे बात कर लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम आपको पूछ रहा है। तो 2023 की थीम आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो बनाया जाता है वो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है ना, 5 जून। और इस वर्ष यानी कि 2023 का जो थीम था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा गया है इसको। तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसी का थीम था इस बार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI का टैग दिया गया है? GI टैग, GI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि किसको कहते हैं? तो मान लीजिए अगर कोई एक जो है फसल है या कोई एक फल है या कोई भी एक चीज़ है, वस्तु है, जो एक विशेष स्थान में पाई जाती है और उसमें एक विशेषता पाई जाती है, तो उसको GI टैग दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक आम है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक आम है, बहुत ही ज़्यादा मीठा आम है, और वो जो आम की जो कैटेगरी है कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती है, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में मिलती है, मान लीजिए। तो उस पटना में सिर्फ मिलती है और दूसरी जगह कहीं पर वो आम नहीं पाई जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा कि उस आम को पटना के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दे दिया जाएगा कि ये आम जो है मात्र जो है पटना में ही मिलती है और इसमें ये इस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो इसी प्रकार से दुबराज चावल को जो दिया गया है GI टैग वर्तमान में, ये आपका छत्तीसगढ़ मतलब कि छत्तीसगढ़ के दुबराज चावल को दिया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब ये प्रश्न है बच्चों, और इन्हीं में से आपको प्रश्न पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। बस आपको अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, नया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, दूसरों को भी सहायता करेंगे, इसको बताएंगे, है ना, दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न है कि राज्य एवं उनके राज्यपाल के संबंधित आपको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है राज्य और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसके राज्यपाल। तो यहाँ पर देख लीजिए, केरल है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और राजस्थान है। केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल सही है। नागालैंड का है ला गणेशन, बिल्कुल राइट है। त्रिपुरा का कौन है? तो त्रिपुरा को ध्यान रखना है, त्रिपुरा का जो है सत्यदेव नारायण है, सत्यदेव नारायण त्रिपुरा का है। तो गुरमीत सिंह जो है नहीं होगा, गुरमीत सिंह जो है नहीं है। गुरमीत सिंह कहाँ का है? तो गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड का है दोस्तों, उत्तराखंड का है गुरमीत सिंह। और राजस्थान का कौन है? तो कलराज मिश्र, बिल्कुल सही है। अभी मैं बता दूं आपको, राजस्थान में वर्तमान में इलेक्शन हुआ है राजस्थान में, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बना है? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बना है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भजन लाल शर्मा बना है। राजस्थान में कुल कितने जो है विधानसभा की सीटें हैं? 200 विधानसभा की सीटें हैं टोटल। अच्छा, अभी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना है? तो मोहन यादव बना है। छत्तीसगढ़ का कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय बना है। तेलंगाना का हुआ था इलेक्शन, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बना है? रेवंत रेड्डी बना है। और उसके बाद आपका मिजोरम में इलेक्शन हुआ था, तो मिजोरम में लाल दुहोमा बना है। लाल दुहोमा कौन सा पार्टी से है? तो आपका जोरम पीपल्स मूवमेंट से है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं 43 नंबर का, कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है ना। ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ये जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, तो टोटल कितने देश उसमें भाग लिया था? तो टोटल आपका 10 देश भाग लिया है। 2023 का जो वर्ल्ड कप है, इसका विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उप विजेता कौन था इसमें? हमारा देश भारत ही था। और ये आयोजन स्थल कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? तो भारत में किया गया था इसका आयोजन, ये ध्यान रखेंगे। आयोजन इसका कहाँ गया था दोस्तों? आयोजन इसका इंडिया में किया गया है। अच्छा, अगला जो विश्व कप होगा वो कहाँ पर होगा? तो अगला विश्व कप आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे में होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, अब हम लोग कौन सा नंबर का प्रश्न ले लेंगे? 44 नंबर का प्रश्न ले लेंगे, है ना। 44 नंबर का प्रश्न है, चलिए देख लीजिए फटाफट। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? महाधिवक्ता, ध्यान रखेंगे, महाधिवक्ता किसको बोलते हैं? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल बोलते हैं दोस्तों, AG बोलते हैं इसको। एक होता है अटॉर्नी जनरल, AG बोलते हैं उसको भी, और इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, AG। ये जो राज्य सरकार की जो वकीलें होती हैं ना, राज्य सरकार की तरफ से जो मामले की सुनवाई के लिए हाजिर होता है कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, उसी को बुलाया जाता है महाधिवक्ता, यानी कि राज्य सरकार का पक्ष लेता है। और जो वकील जो है मुख्य रूप से केंद्र सरकार का पक्ष लेता है, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल आपका केंद्र सरकार का वकील होता है। तो वर्तमान में जो आपका बिहार का बनाया गया है, बिहार का कौन है? आपका प्रशांत कुमार शाही, प्रशांत कुमार शाही जो है आपका, PK शाही जो है किया गया है नियुक्त आपका महाधिवक्ता।
आगे बात कर लेते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दी जाए इसको, क्योंकि जो है बिहार में हर बार एक प्रश्न साहित्य या फिर नोबेल पुरस्कार से पूछा जाता है। तो बीएसएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, वो 2023 का जॉन फॉसे को दिया गया। किसको दिया गया? जॉन फॉसे को दिया गया है। और ये क्या है? आपका एक नाटककार है। जॉन फॉसे क्या है? आपका नाटककार है। ध्यान रखेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार भी पूछा जाता है आपको बार बार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है, वो दिया गया नरगिस मोहम्मदी। किसको दिया गया दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? नरगिस मोहम्मदी आपका ईरान की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा, नागेवाजा ये शब्द है आपका किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा खो खो, जूडो, गोल्फ या फिर शतरंज। तो ये आपका जूडो खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ आपका वर्ड है उसको याद रखना है, जैसे स्लिप है ना, स्लिप। तो स्लिप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ना, जब कीपर के जो बगल में लगते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्लिप। उसी प्रकार से आपका जो है नाइट, नाइट किससे संबंधित है? नाइट शब्द जो है आपका शतरंज से है। नाइट, नाइट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। कैडी किससे है? गोल्फ से कैडी है। पशु इन किससे? हॉकी से है ना। चलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर्स की भाषा है? प्रोलॉग, तो प्रोलॉग जो है ये आपका पंचम जो है पीढ़ी की कंप्यूटर का भाषा है। कौन सा पीढ़ी है? पंचम, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न ले लेते हैं 48 नंबर का, कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का जो आपका विकास डेवलपमेंटल जो फंड है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपका इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम। ध्यान रखेंगे, राजधानी के साथ में देश इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि इटली की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे तुरंत रोम। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। जेनेवा कहाँ पर है? जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका यूएसए में आपका न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, नकटा, नकटा जो लोक नृत्य है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर गुजरात। तो ये आपका महाराष्ट्र का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, छऊ, छऊ जो है झारखंड का नृत्य है। गरबा और डांडिया गुजरात का नृत्य है। गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। ध्यान रहेगा। चले आगे बात कर लेते हैं हम लोग। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? कौन सा जो है वाद्य यंत्र से निखिल बनर्जी का संबंध है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा संतूर। किससे संबंधित है? वो संतूर से संबंधित है निखिल बनर्जी। इसी प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा जाता है, जो बिहार से था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है आपका शहनाई वादक था। किससे संबंधित है? वो शहनाई वादक थे। तबला से कौन है? तो तबला से ध्यान रखेंगे, तबला से आपका जाकिर हुसैन है। तबला से ही आपका कौन है? और तबला से आपका अल्लार खां है ना। उसके बाद बांसुरी, बांसुरी से संबंधित कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी से आपका। चलिए आगे बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर है ना, डायरेक्ट करंट। डीसी से क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और एक होता है आपका एसी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी जनरेटर जो होता है ये क्या करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखेंगे, जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, जनरेटर मुख्य रूप से क्या करता है? तो जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये किस पर कार्य करता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रास होता है, यानी कि जो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें जो लाल रंग जो दिखता है, लाल रंग का जो प्रास होता है, तरंग लाल रंग का प्रास, वो कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक उसी का होता है तरंगदैर्घ्य। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6200 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रम के मान पूछा जाएगा तो आपको बताना है एक एंगस्ट्रम जो है 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है। सबसे कम जो है आपका जो है प्रास किसका होता है? तरंगदैर्घ्य का प्रास किसका होता है? तो सबसे कम जो होता है 3900 से लेकर 4400 के बीच, वो आपका होता है बैगनी कलर का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ध्वनि की जो आवाज़ है, ध्वनि साउंड, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन के आयाम के द्वारा, आयाम और कंपन की आवृत्ति के अनुपात के द्वारा, कंपन की आवृत्ति, आयाम और कंपन की आवृत्ति के गुणनफल के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन के समय, अगला प्रश्न ले लेते हैं 54 नंबर का, कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक है ना, बैटरी का जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है, ऋणात्मक जो आपका टर्मिनल होता है, उससे जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस जुड़ती है, ये भी बता सकते हैं। तो जो मान लीजिए एक आपका बैटरी है, इसमें आपका एक ऋणात्मक होता है, एक प्लस होता है ना। यहाँ पर सही से ध्यान दीजिए। आपका ये मान लीजिए बैटरी है और इसमें आपका क्या किया, आपका 2 इलेक्ट्रोड है। आपका एक आपका हो गया माइनस और एक हो गया प्लस। एक हो गया माइनस आपका, एक हो गया प्लस। तो माइनस में कौन जाता है? तो माइनस में प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और प्लस माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन जो है आपका जो जाएगा आपका ऋणात्मक की तरफ? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक की तरफ कौन जाता है? तो ऋणात्मक की तरफ प्लस चार्ज जाता है। तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है? हाइड्रोजन पर +1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इसलिए हाइड्रोजन जाएगा किसकी तरफ? ऋणात्मक की तरफ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन अधातु है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन भी अधातु है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो न्यूट्रल ही होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न ले लेते हैं 45 नंबर का दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? यानी कि कोई वस्तु अगर आप देखते हैं वो लाल क्यों दिखाई देती है, या फिर काले रंग का वस्तु आपको काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका साधारण सा एक तकनीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो लाल रंग का वस्तु है ना, वो लाल रंग का वस्तु क्या करता है, सभी प्रकार के रंग को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सभी प्रकार के रंगों को अवशोषित कर लेता है और सिर्फ लाल रंग को ही परावर्तित करता है। वो लाल रंग आपके आंख तक आती है और वो कपड़ा आपको लाल दिखता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पूछेगा कि काला रंग मतलब कि कोई भी कपड़ा जो है काला क्यों दिखता है, काले रंग की वस्तु काला क्यों दिखता है, तो ध्यान रखेंगे काले रंग की जो वस्तुएं होती है वो क्या करती है, सारे के सारे प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सभी प्रकार के रंगों का अवशोषित कर लेती है, वो परावर्तित करती ही नहीं है, इसलिए हमको काला दिखती है। और नीले रंग की वस्तु हमको नीला क्यों दिखता है, तो सभी प्रकार के रंगों को अवशोषित करके नीला रंग को वो परावर्तित कर देती है, इसलिए नीला दिखती है। ये आपको टेक्निक याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लाल रंग को परावर्तित करती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला ले लेते हैं 56 नंबर का, कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। कार्य का मान जो है किस किन स्थिति में आपको शून्य यहाँ पर पूछ रहा है। तो कार्य के बारे में जानते हैं, कार्य यानी कि वर्क, इसको वर्क बोलते हैं। कार्य क्या किसके बराबर होता है बच्चों, तो कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल होता है ना। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसको बोलते हैं विस्थापन, अगर विस्थापन को शून्य कर देंगे तो एफ के साथ यानी बल जितना भी होगा, अगर गुणनफल इसके साथ जीरो के साथ गुना करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला स्थिति ये निकल गया कि जब विस्थापन शून्य होगा तो जीरो हो जाएगा, पहला बात हो गया। दूसरा आपका बल का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, W बराबर एफ डी एस कॉस थीटा। ये क्या होता है, एफ यानी कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है एफ डी एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। जब आरोपित बल शून्य हो जाएगा, तो आरोपित बल शून्य हो तब भी वर्क मतलब कि शून्य हो जाएगा। या फिर आपका यहाँ पर जब विस्थापन शून्य हो जाए, बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर जो है आपका क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका बल है ऊपर एफ, और जो है इधर आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट एस, तो दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो, और जीरो को किसी से भी गुना करेंगे तो कितना होगा, जीरो, तो इसलिए कार्य जीरो हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में जब विस्थापन शून्य हो तो भी कार्य जीरो होगा, और जब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो 90 डिग्री पर हो तब भी कार्य जीरो होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन फिजिक्स से था, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा माइंड यहाँ पर लगाने की जरूरत है, बन जाएगा आसानी से, है ना। समझ में अगर नहीं आया है फिर भी तो मैं आपको नेक्स्ट मतलब कि इसमें अगर आएगा क्वेश्चन तो समझा दूंगा। आगे बात कर लेते हैं, प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि दो प्रतिरोध है, कैसा क्रम में जुड़ा हुआ है, एक आपका प्रतिरोध मान लीजिए ऐसे है, और उसके बाद आपका दो प्रतिरोध है और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है। एक प्रतिरोध का मान है R1 और एक का मान है R2, तो कह रहा है कि दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा जब दोनों को जोड़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है दोस्तों, अगर क्या दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इस तरह से आपको चले जाना है करते करते, ठीक है। ये होता है आपका रिजल्टेंट। और जब दो अगर होता है तो दो का निकालेंगे ना, तो R1 प्लस R2 अगर इसका निकालेंगे तो इसका निकल जाता है R1 गुना R2 बटे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2, कहाँ पर दिया हुआ है आपका यहाँ पर राइट आंसर, जो आपका देखिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/, रिजल्टेंट 1/R बराबर कितना जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। और इसका अगर हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे तो आपका R1 गुना R2 बटे ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। सबसे लंबा जो तरंग दैर्घ्य होता है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का होता है, रेडियो तरंगों का, गामा किरणों का, अवरक्त किरणों का, या फिर परावैंगनी किरणों का। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे लंबा, वो आपका गामा होता है, गामा का होता है। गामा के बाद उससे छोटा होता है एक्स किरणों का, एक्स तरंगों का। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे सबसे जो लंबा होता है वो गामा का होता है, गामा के बाद होता है एक्स किरणों का, एक्स किरणों के बाद होता है आपका किसका दोस्तों, एक्स किरणों के बाद आपका होता है आपका परावैंगनी किरणों का, एक्स के बाद किसका होता है परावैंगनी किरणों का, और परावैंगनी किरणों के बाद होता है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणों का, और अवरक्त किरणों के बाद होता है रेडियो तरंगों का। तो सबसे छोटा आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है मतलब तरंग दैर्घ्य वो रेडियो तरंग का होता है, और सबसे बड़ा होता है आपका गामा किरणों का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण है इस्पात, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। मिश्रण के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम लोग जल के बारे में ध्यान दें तो जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो जल का सूत्र होता है H2O। अगर इस प्रकार से बना है तो एक निश्चित अनुपात में बना हुआ है, इसलिए ये आपका मिश्रण नहीं है बल्कि ये क्या है, यौगिक है। ये क्या है, H2O यौगिक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और एक निश्चित अनुपात में। जब भी आपको जल का सूत्र पूछेंगे तो आप हमेशा H2 ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी H2O बताते हैं और बर्फ का सूत्र पूछेंगे तो आप बताएंगे H2O2 अलग से बताएंगे, कुछ नहीं होगा। चाहे बर्फ का पूछे तो वही होगा H2O, वर्षा जल का सूत्र पूछेंगे तो H2O, पीने वाला जल का सूत्र पूछेंगे तो H2O। तो वो आपका निश्चित होता है,
इसलिए ये मिश्रण नहीं होता, ये यौगिक होता है। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या था, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का CO हुआ, तो ये भी आपका क्या है, यौगिक है, ये भी आपका मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर आप मिश्रण का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका इस्पात। इस्पात में क्या होता है, इस्पात में आपका लोहा होता है, लोहा के साथ कार्बन को मिलाया जाता है, कार्बन के साथ मैग्नीज को मिलाया जाता है, इस प्रकार से इस्पात बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, यानी कि जो कार्नेलाइट है दोस्तों, ये किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट का सूत्र अगर देखेंगे ध्यान से, सूत्र अगर याद है तो आप निकाल लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, फिर उसके बाद है 6H2O, 6H2O। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे तो इसमें मुख्य तत्व कौन सा है, पोटेशियम है। कौन है, पोटेशियम है, इसलिए आपका पोटेशियम का आपका अयस्क है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सूत्र अगर ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ये आपका कार्नेलाइट। आगे बात कर लेते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के बारे में जानते हैं, ये आपका क्या है, एक अक्रिय गैस है और सबसे हल्की और सबसे अक्रिय यानी कि नॉन रिएक्टिव है ना हीलियम। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। और जब परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है, प्रोटॉन की संख्या घटा दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दी जाती है। तो 4 से अगर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसके जो नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ये तो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है, ये इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने के लिए, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन के लिए, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, कि रंगीन पदार्थों में जो आपका मिश्रण होते हैं ना, उसको अलग करने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। अब बात कर लेते हैं 63 नंबर का, कि माणिक्य और जो है नीलम, ये रासायनिक रूप से होता है। तो रासायनिक रूप से इसमें क्या होते हैं, तो रासायनिक रूप से इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पाया जाता है, Al2O3 पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं ये आपका, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है। जो जर्मन सिल्वर होता है दोस्तों, इसमें चांदी का कितना प्रतिशत होता है, 0%, 22%, 33%, 25%। अब देखिए ये प्रश्न जो है ना काफ़ी जो है आपको डाउट में रखेगा, क्योंकि नाम में है जर्मन सिल्वर तो है ना, सिल्वर में से चांदी, लेकिन इस कंपाउंड में जो है, इस मिश्र धातु में आपका सिल्वर पाया ही नहीं जाता है, चांदी नहीं पाया जाता है, बस यही आपको ध्यान रखना है, नाम के आधार पर नहीं बताएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें 0%। अच्छा, जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में जो है आपका तांबा पाया जाता है, तांबा के साथ साथ जस्ता पाया जाता है और निकल पाया जाता है। तांबा कितना प्रतिशत, तांबा 50% तांबा पाया जाता है, जस्ता आपका 35% जस्ता पाया जाता है, और आपका जो है 15% जो बचा हुआ है वो आपका निकल पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें चांदी जो है 0% पाया जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं 65 नंबर का, कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, सबसे अधिक जो है विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की होती है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, एल्कोहल की सबसे अधिक होती है ना। एल्कोहल से भी ज़्यादा फिर किसका होता है, जल का होता है। आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण के संबंध में। ऑक्सीकरण यानी जिसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी क्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। इसी को क्या कहा है दोस्तों, उपचयन कहा जाता है। तो उपचयन के बारे में आपको नीचे कथन दिया गया है, अब इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता हो, प्लस होता हो, यानी कि जुड़ता हो, और हाइड्रोजन घटता हो, हाइड्रोजन का क्या हो, घटता हो, तो उसको बोलते हैं आपका ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या कह रहा है, कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में, या फिर ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो आप लोग को तो मालूम ही है, ऑक्सीजन का तो संयोग होता ही आपका ऑक्सीकरण में। उसी प्रकार से कह रहा है आपका क्या कह रहा है दोस्तों, कि विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन भाग गया ना, तो हाइड्रोजन का त्याग हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोग सही हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको MBVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। आगे बात कर लेते हैं मस्टर्ड गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस जो है ये इसका उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों तेल के स्रोत के रूप में, या फिर निर्गंधीकरण के रूप में। तो मस्टर्ड गैस जो है इसका यूज रासायनिक युद्धों के रूप में किया जाता है, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। और रासायनिक युद्ध में भी इसका प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि उस समय जो है परमाणु बम का यूज नहीं किया गया था, मुख्य रूप से इन्हीं जो है रासायनिक गैसों का यूज किया गया था। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इसका यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, कौन सा इसमें से एक विस्फोटक नहीं है जो खतरनाक नहीं है, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन, या फिर ट्राई नाइट्रो टालुइन, या फिर पोटेशियम क्लोरेट। तो 68 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपका विस्फोटक नहीं होता है। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये विस्फोटक नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग जो करते हैं मरीजों को बेहोश करने के लिए, है ना। जब किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म की यूज से मरीजों को जो है क्या करते हैं, बेहोश करते हैं ये दवाई के यूज से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर का, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, सबसे पुराना जो जीव है पृथ्वी पर कौन सा है, नील हरित, शैवाल, कवक, अमीबा,
युगलिना। तो सबसे पहले यहाँ पर नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, तो सबसे पुराना जीव इसी को माना था, नील हरित शैवाल, और इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा था। ये ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया कहें या फिर नील हरित शैवाल कहें, वही है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, वातावरण के तापक्रम से नीचे रखता है, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखता है, वातावरण के तापक्रम को बराबर रखता है, या हमेशा एक सा बना रखते हैं। तो जो भी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं ना, वो हमेशा अपने शरीर के तापमान को एक जैसा बना के रखते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको कुछ क्या दिया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सुंदरी, अमरबेल, सिंघारा, प्याज, है ना, और इसके एक तरफ जड़ों का नाम दिया गया है, चूषण जल, जड़ या मूल उसको बोलते हैं, रूट, न्यूमेटोफोर, भूमिगत तना, और उसके बाद दिया गया आपका स्वांगी कारक, स्वांगी कारक। तो इस प्रकार से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपका सुंदरी किसको बोलते हैं दोस्तों, जो मैग्रोव वन होते हैं ना, जो आपका समुद्र के किनारे पाया जाता है, सुंदरी जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना, उसी के नाम पर आधार पर दिया गया सुंदरवन का डेल्टा, है ना। तो इसमें कौन सा जड़ पाया जाता है, न्यूमेटोफोर पाया जाता है, न्यूमेटोफोर जड़। अमरबेल, तो अमरबेल में कौन सा, चूषण मूल पाया जाता है अमरबेल में, यानी कि एक वहाँ से मतलब क्या कर लेता है, वो पानी को, जल को, लवण को चूस लेता है। सिंघाड़ा में कौन सा पाया जाता है, तो सिंघाड़ा में आपका जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है स्वांगी कारक, और प्याज में तो आपको मालूम ही है भूमिगत तना, है ना, भूमि के नीचे पाया जाता है भूमिगत तना। तो डी ऑप्शन में, तो यहाँ पर अगर मिलाएंगे सही से तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, शल्य क्रिया में, यानी कि आपका जो ये होता है सर्जरी होता है, सर्जरी में जो आर्थोप्लास्टी है, आर्थोप्लास्टी शब्द का क्या अर्थ है ना, आर्थोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, या फिर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या फिर रुधिर का आधान। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का जो है प्रतिस्थापन ही क्या कहलाता है, आर्थोप्लास्टी कहलाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं अब हम लोग 72 नंबर का, है ना। जल्द ही हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त कर लेंगे जीएस का, फिर उसके बाद आपको दूसरा सेट में हम लोग जो है 75 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का कराएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, अन्यथा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जिसको सिर्फ जीएस करना होगा तो इसको देख लेंगे, और सिर्फ जिसको रीजनिंग करेगा तो वो कर लेगा, और जिसको दोनों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों आपका जीएस भी कर लेगा और रीजनिंग भी कर लेगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बिहार एसएससी का फुल तैयारी हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी कि जो मानव शरीर में पाचन शुरू होती है मुख गुहा से, और जो है आपका अंतिम पाचन तक जाता है, ग्रास नली होते हुए, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सब मिलते हुए, है ना। तो ये सबसे जो आपका अधिक मतलब कि सबसे जो अधिकांश भाग जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छोटी आंत। छोटी आंत जो है आपका आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास होती है, और जो है अधिकांश पाचन जो है यहीं पर होती है। आगे बात कर लेते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन के बारे में बता दें, इंसुलिन जो है ये आपका क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग होती है। इंसुलिन जो है क्या काम करता है, तो ये आपका शर्करा या फिर शुगर जो होता है उसको क्या करता है, डिकम्पोज, उसको पाचन करने का काम करता है। उसी प्रकार से इंसुलिन का स्राव कौन करता है, अग्न्याशय ग्रंथि करता है। अग्न्याशय ग्रंथि में आपका लैंगर हैस की द्वीपिकाएँ हैं, जिसमें आपका बीटा कोशिका, कौन सा कोशिका से, बीटा कोशिका से ये इंसुलिन जो है स्रावण होता है। इंसुलिन जो है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो जस्ता नामक धातु पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, जस्ता नामक धातु पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ले लेते हैं, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, यानी हेपेटाइटिस रोग। तो हेपेटाइटिस रोग के बारे में जान लीजिए। हेपेटाइटिस रोग जो है आपका ये कैसा रोग है, ये आपका विषाणु जनित रोग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का रोग है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित, विषाणु जनित, या फिर कोई अलग अन्य। तो यहाँ पर विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु वायरस का नाम क्या है, इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसको, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। और कि कोई अगर इससे प्रभावित मतलब कि जो ग्रसित होता है तो उसके यकृत में सूजन आने लगता है, दर्द होने लगता है ना। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ तक हमारा 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। 76 नंबर से आपका क्या शुरू हो जाएगा, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छी तरीके से बिल्कुल, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में और टाइम लगेगा। अगर 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं 1 से 1.5 घंटा इसमें लग जाएगा, तो 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा और देखने में दुश्वारियाँ हो जाएगी कि छोटा छोटा खंड टुकड़े में बांट के पढ़ना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अगर आप लोगों की इच्छा हो तब, है ना, आप लोग अगर इसमें प्यार देंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, तो हम लोग 100% फुल जो है अच्छी तरह से इसी प्रकार से सारी चीज़ों का पढ़ाई करते जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया है, सारी चीज़ों को अपने माथा में किसी भी तरह से सेव करना है, मेमोरी में उसको रखना है बढ़िया तरीके से, और बार बार देखना है, ठीक है। तो मिलते पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।